नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैनल सम्राट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पर कहा है कि मध्यम वर्ग को आप इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं तो उससे उपभोग को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही एमएसएमई में कई सारे बदलाव किए गए हैं। हर एक को कुछ न कुछ लाभ और सुविधा देकर एक समावेशी संतुलित बजट सोचकर बनाया गया है। एक तो जब मध्यम वर्ग को आप डिस्पोजेबल इनकम, उनकी जेब में पैसा और छोड़ते हैं, इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं, तो उससे कंजम्पशन से ग्रोथ को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, विशेषकर जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स, लेदर, टॉयज, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, उसमें जो प्रावधान इस बजट में है उससे लोगों को नई नौकरियों का साधन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, इनकम लेवल्स बढ़ेंगी और किसानों को भी इस बजट में, चाहे वो उनका फार्मर्स क्रेडिट कार्ड, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, चाहे उसमें रिसर्च और इनोवेशन अच्छे सीड्स में हो, मखाना बोर्ड बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे कापूस कॉटन फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, पल्सेस मिशन से देश को आत्मनिर्भर बनाना हो तूर, मसूर, अरहर में, चाहे वो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए फिर एक बार 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स का प्रावधान करना, साथ ही साथ 5 साल और 80 ISC का बेनिफिट स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स में छूट देना। एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो, हर एक को कुछ ना कुछ लाभ और सुविधा देके एक इंक्लूसिव बैलेंस बजट बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच के बनाया गया है। बड़े सोची समझी रणनीति के तहत ये बजट 140 करोड़ देशवासियों का बजट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट पर कहा है कि वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट पेश किया है वो शानदार बजट है और मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट, मैं कहूं, अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी के इस शानदार बजट के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट में पर्याप्त प्राविधान किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% की वृद्धि की गई है और कोस्ट गार्ड के लिए भी 43% यानी 43% की यह कैपिटल बजट को बढ़ाया गया है। सब मिलाजुलाकर इस बजट के बारे में मैं कहूं तो यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने वाला यह बजट है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय बजट पर कहा, यह देश के विकास का बजट है। देश में पूंजी निवेश हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, छोटे उद्योग बढ़ें, किसानों का ध्यान रखा गया है। बिहार के लिए की गई घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को उन्होंने कहा कि धन्यवाद है कि उन्होंने बिहार का ध्यान रखा है। 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट दी गई है। यह ड्रीम बजट है।
देश में पूंजी निवेश हो, रोजगार के अवसर मिले, उद्यमशीलता बढ़े, छोटे उद्योग आगे बढ़े, किसानों की चिंता की गई है। और जिस तरह से 100 जो ऐसे इलाके हैं जिलों में किसान और किसानी की चिंता की, वो बहुत ही अलौकिक है। स्वाभाविक है, मैं बिहार का हूं, तो बिहार के लिए जो आईआईटी में फैसिलिटी मिल रही है, जो मखाना बोर्ड, ये हम लोग की बहुत दिन से मांग थी, कृषि के लिए, मिथिलांचल के नहरों के लिए, तो प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद, उन्होंने बिहार की चिंता की है। वित्त मंत्री का धन्यवाद। और इनकम टैक्स 12 लाख जीरो, इसे कहते हैं ड्रीम बजट। ये हिम्मत मोदी जी ही कर सकते हैं कि मिडिल क्लास की भी चिंता, गरीबों की भी चिंता, किसानों की भी चिंता। बहुत अभिनंदन। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी राज का बजट है। तो विपक्ष क्या करेगा? आज तक 10 साल में विपक्ष को मोदी जी के बारे में एक भी अच्छे शब्द मिले क्या? और छोड़िए, उनकी जो कांग्रेस पार्टी के बड़ी नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया? ये तो उनका अस्तर है, क्या बताया जाए। बहुत सुंदर बजट है, अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि आज भारत के विकास की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हमने सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. केंद्रीय बजट 2025 पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। इसमें आधारभूत संरचना के लिए कुछ भी नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो यदि ये अंतर बढ़ाए हैं तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि बाजार बजट प्रस्तुत करने के बाद गिर गया, बैठ गया है। तो जो एफडीआई हो रहा था वो वैसे भी जो फॉरेन निवेशक है वो पैसे पहले बाजार से निकाल रहे थे, अब और इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है और जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो रोजगार भी नहीं मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं होना है और दूसरा लोगों के बजट में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कहा गया है वो अव्यवहारिक है। घाटा कम कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं है और जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने है, इसके अलावा कुछ नहीं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट पर उन्होंने कहा है कि बजट में कुछ भी नया नहीं था। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार महाकुंभ में जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं के आंकड़ों का पहले ब्यौरा दें। ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है। और जो समाजवादी पार्टी का आज क्योंकि बजट पेश हुआ है, ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए, क्योंकि अभी भी जो लोग जो कुंभ में नहाने आए थे वो भटक रहे हैं और वो अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वह आंकड़े निकाले कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई है कुंभ में और क्या वजह रही है, और क्या यह सरकार जो दोषी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने केंद्रीय बजट पर कहा है, यह बजट आम आदमी का बजट है। इसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं पर ध्यान दिया गया है। हमारी सरकार ने एमएसएमई के 22 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का प्रावधान किया है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों का इलाज करने वाली 36 दवाओं पर शून्य सीमा शुल्क लगाया गया है। यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इससे मध्यम वर्ग और गरीबों को बहुत लाभ होगा। जी ने जैसे बताया कि बजट आम आदमी का बजट है और जिसमें महिला, किसान, युवा, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखा गया और किसानों के ऊपर शुरू ही हुआ बजट किसानों की जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से, जिसमें के द्वारा इस देश में ऐसे 100 जिले चुने जाएंगे जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाएगा और वहां के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। दाल के क्षेत्र में, पल्सेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए हमारी सरकार ने 5 साल की प्रोजेक्ट लाई है, जिसके द्वारा मसूर, उड़द, ऐसे जो दाल है, इस दाल में जो किसान जो खेती करते हैं उनसे सरकार दाल खरीदेगी और इसमें आत्मनिर्भरता आएगी और हमारी सरकार इस तरीके से आगे बढ़ रही है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि एमएसएमई में भी 22 लाख वर्कर को आगे आने वाले समय में बेनिफिट मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रावधान लाया है। 36 ऐसे मेडिसिन जो मेडिसिन कैंसर और बहुत ही नायाब बीमारी जो होते हैं, बहुत रेयर डिजीज जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, उसके दवाइयों में 0 कस्टम ड्यूटी लाया गया। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है। इसके द्वारा गरीबों को, मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। हर जिले में, हॉस्पिटल में, जो जिले के हॉस्पिटल है वहां पे कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधाएं आगे आने वाले समय में होगी। इस बार इस बजट में कुछ चुने हुए हॉस्पिटलों को किया जाएगा, लेकिन आगे धीरे धीरे पूरी देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी। ये बहुत बड़ी स्टेप है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे हम पल्सेस में आत्मनिर्भरता होने चाह रहे, ऐसे टॉय मैन्युफैक्चरिंग में हमारी देश दुनिया का, विश्व का हब बने, इसका भी कोशिश हमारे बजट में हुआ है। हर स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, ग्रामीण स्कूलों को, और उसके साथ साथ एआई एक्सीलेंस सेंटर, एजुकेशन के ऊपर एआई एक्सीलेंस सेंटर खोलना, मेडिकल की सीट बढ़ाना। आगे आने वाले समय में 10,000 सीट इस बार बढ़ेगा। आगे 5 साल के अंदर 75,000 नई सीटें ऐड की जाएगी। आईआईटी की नए जो आईआईटीज है उसमें 6,500 सीटें ऐड ऑन किया जाएगा। तो ऐसी जो चीजें आई है जिससे आगे आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा। और लास्ट में जो डायरेक्ट टैक्स में जो हमारी सरकार ने 12 लाख तक फ्री, यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, 0 टैक्स का जो रिजीम लाया है, ये बहुत ही सराहनीय स्टेप है। सर, ऑपोजिशन का कहना है कि बिहार बजट, क्योंकि बिहार को बहुत सारी चीजें दी गई है, तो इस पर क्या कहेंगे, चाहे वो टीएमसी हो चाहे बाकी और? देखिए, हमारा विपक्ष सच से दूर जा रहे हैं, इसलिए वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। 15 साल होने को है, आगे आने वाले समय में भी विपक्ष में ही रहेंगे। अगर हम इकोनॉमी की हिसाब से देखें, आप देखेंगे भारत का पश्चिमी हिस्सा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज मच मोर डेवलप्ड देन द ईस्टर्न पार्ट। पूर्वी क्षेत्र से वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है पिछली 75 सालों में। अभी हमारी सरकार आने के बाद पूर्वोदय का एक कॉन्सेप्ट लाया है, जिसके द्वारा पूर्व क्षेत्र में रहने वाले राज्यों को विकास हो। तो हमारे बिहार में इस बार टारगेट आगे उड़ीसा को मिलेगा, पश्चिम बंगाल को मिलेगा। डबल इंजन सरकार लाओ और
पूर्वोदय में पार्टिसिपेट करो। लेकिन ये सत्य है कि जब तक पूर्वी भारत का डेवलपमेंट नहीं होता तो पूरी भारत का विकास तो नहीं होगा, इसलिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत ही जबरदस्त बजट पेश किया है। विशेष रूप से हमारे मध्यम वर्ग के लिए इसे सपनों का बजट कहा जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। विशेष रूप से इसको हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से इनकम टैक्स का एग्जम्पशन स्लैब जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है और 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। 7 लाख से सीधा 12 लाख का जंप। और मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 में मोदी सरकार ने ही 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट लेकर वो गए थे। वहां से लेकर अब 12 लाख तक का ये सफर हमारे मिडिल क्लास, सैलरीड और हमारे जो नए तरुण हैं इनके लिए एक बहुत ही सुखकारी इस प्रकार का अनुभव होगा। इसके कारण एक डिस्पोजेबल इनकम एक बहुत बड़े तबके के हाथों में आएगी, जिसके कारण खरीद भी होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, एमएसएमई को भी फायदा होगा, रोजगार की भी निर्मित होगी। तो एक प्रकार से इसका एक बड़ा अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट हमको दिखाई देने वाला है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं को घोषित किया है, फिर 100 जिलों में जो नई कृषि की योजना हो या फिर जो हमारे ऑयल सीड्स है, दलहन तिलहन है, इसके लिए एक नई योजना की घोषणा हो। इस नई योजना के कारण बड़े पैमाने पर किसानों को फायदा होगा और केंद्र सरकार 100% माल खरीदने की बात कर रही है। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो मच्छीमारी करने वाले किसान हैं उनको भी 3 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सीधे बिना ब्याज के मिलेंगे और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश ये होता हुआ हमको दिखाई देता है। विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति के लिए एमएसएमई का क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भी जो क्रेडिट लिमिट है और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये दोनों को बढ़ाने के कारण एमएसएमई को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, चूंकि महाराष्ट्र ये देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, तो स्टार्टअप्स को भी जो 20 करोड़ रुपए तक ऋण देने की बात कही गई है, इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से पीपीपी को बढ़ावा देकर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ाकर एक प्रकार से बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करने का जो फैसला किया गया है, राज्यों को 50 साल का बिना ब्याज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार ने रखे हुए हैं। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। इसके साथ साथ कई योजनाएं जो केंद्र सरकार ने आज घोषित की है, मैं ऐसा मानता हूं एक पाथ ब्रेकिंग इस प्रकार का यह बजट है। 21वीं शताब्दी में एक नई दिशा देने वाला यह बजट है। विकसित भारत की ओर भारत को ले जाते हुए समावेशी विकास
सभी को साथ में लेकर समावेशी विकास करने वाला इस प्रकार का ये बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर रखा, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि अगर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने महसूस किया है कि बिहार को कुछ देना है तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड आदि के जरिए बिहार के बारे में सोचा गया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री के आभारी होंगी। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है। और बिहार आज भी बहुत पिछड़ा है। अगर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने महसूस किया है कि बिहार को देना है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। और हमें तो खुशी है कि बिहार को आज हवाई अड्डों का मांग हो, IITs की सीटों का वृद्धि हो, मखाना बोर्ड पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एक ऐसा डाइट फूड है। तो अगर भारत की सरकार बिहार के बारे में सोच रही है तो बिहार भी तो भारत का ही अंग है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री सबको बधाई देना चाहिए एक अच्छे प्रयास के लिए। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता भी आभार व्यक्त करेगी देश के प्रधानमंत्री। इस वजह से बिहार को ज्यादा नहीं, आपको ख्याल होगा कि पिछले बजट में भी बिहार के लिए घोषणा हुआ था, इसलिए चुनाव से कुछ लेना देना नहीं। अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है और मैं समझता हूं कि सचमुच बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, हवाई अड्डा के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिहार को तो निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। और मैं बिहार का सांसद हूं तो मैं तो उसी केंद्रीय बजट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ये बजट एक विकसित भारत का ये बजट है, प्रधानमंत्री के संकल्प का और एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। हर एक क्षेत्र का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का। वित्त मंत्री के पूरे बजट भाषण में क्या बिहार के अलावा किसी और राज्य का नाम सुना? जब आप देश के बजट की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो उसमें पूरे देश के लिए कुछ होना चाहिए। यह दुखद है कि जिस वैशाखी पर सरकार चल रही है उसे स्थिर रखने के लिए देश के बाकी हिस्सों के विकास को दांव पर लगा दिया गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिस विकसित देश बनाने की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसे मजबूत करने वाला यह बजट है। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए का सहयोगी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि जिस विकसित देश को बनाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। जहां इस बजट में अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने के प्रावधान दिए गए हैं, गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का इसमें जिक्र किया गया है, युवाओं का, महिलाओं का,
मिडिल क्लास का जिस तरीके से हैंड होल्डिंग का जिक्र इसमें किया गया है, युवाओं के स्किल को किस तरीके से मजबूती देने के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं, मुझे लगता है हर क्षेत्र, हर सेक्टर को ये छूने वाला ये बजट है। खास तौर पर मेरे लिए, जिस मंत्रालय से मैं आता हूं, मेरे लिए ये एक ज्यादा खुशी की बात है कि निफ्टेम का एक लंबे समय से हम लोगों की मांग रही थी। अभी सिर्फ निफ्टेम के 2 ही इंस्टीट्यूट थे, हम लोग लंबे समय से चाहते थे कि निफ्टेम जिस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित करने का, उनको बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, मांग थी हम लोग की लंबे समय से। बिहार में अब एक और निफ्टेम खुलने जा रहा है, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। और साथ ही में मखाना जो कि पुनः फूड प्रोसेसिंग में ही आता है और उसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसका मखाना बोर्ड बनाने का जो जिक्र किया गया है, उसके लिए भी मैं बिहारियों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद कहूंगा। जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिक्र किया गया, एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, IIT में जिस तरीके से बिहार में एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, तो मैं ये मानता हूं कि बिहार के लिए भी और साथ में पूरे देश में जिस तरीके से अपेक्षा, इवन अगर आप टैक्सेशन में भी देखें, टैक्स सेक्टर में भी अगर आप देखें, जिस तरीके से नए टैक्स स्लैब्स ने ज्यादा कमाई हर व्यक्ति के हाथ में बचे, इस सोच के साथ इन स्लैब्स को तैयार किया गया है, तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बजट। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, कोई भी वर्ग छूटा नहीं है। इससे देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 2025 और 26 के इस बजट से सभी वर्गों को न्याय मिलेगा। यह सभी वर्गों को न्याय देने वाला बजट है। बजट में खास ये है कि बजट में सभी वर्गों की तरफ ध्यान दिया है, मतलब किसी वर्ग को इसमें से छोड़ा नहीं है। और ये बजट अपोजिशन बोलता है बेकार है, लेकिन अपोजिशन का चश्मा ही बेकार है, तो इसीलिए उनको ये बजट बेकार दिखता है। तो बजट से मतलब देश का विकास होगा, देश की इकोनॉमी और भी ऊपर आने का मौका मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2025-26 का जो बजट है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और इस बजट के माध्यम से सभी वर्गों को सही न्याय देने की भूमिका रखी है। बिहार के लिए नया पैकेज भी दे दिया है और बिहार का इसलिए दिया है कि भाई बिहार एक बड़ा स्टेट भी है, नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान हमारे सरकार में है और इसीलिए बिहार को अच्छा पैकेज भी दे दिया है। और हमारे महाराष्ट्र को भी इसमें न्याय में मिला है। महाराष्ट्र में मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी भी है और महाराष्ट्र के लिए भी मतलब अच्छा जो अनेक डिपार्टमेंट का बजट अच्छा मिला है। तो सभी वर्गों को न्याय देने वाला ये बजट है और ये बजट से मतलब सभी वर्गों का विकास होगा और देश की इकोनॉमी और भी ऊपर उठ जाएगी, ऐसा ये बजट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह आत्मनिर्भर भारत का बजट है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात दी गई है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 12 लाख तक टैक्स में छूट दी जाएगी। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तरफ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग की बात करें, बजट की बात करें तो इनकम टैक्स में भारी छूट दिया गया है, ये इस पर यह मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। कोई कल्पना नहीं करता था कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक हो जाएगी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस बजट में निश्चित ही मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, लेकिन इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और निर्णय लेने की क्षमता की झलक है।
नहीं, निश्चय ही जैसा आपने कहा मिडिल क्लास को राहत दी गई है, लेकिन मैं इस अवसर का इस्तेमाल करूंगा एक और पहलू की तरफ इशारा करते हुए। बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस बजट की रचना की गई है, बड़ी दूरअंदेशी के साथ, और मोदी जी की दूरअंदेशी और उनकी निर्णय लेने की कैपेसिटी, क्षमता की इसमें झलक है। जो इस बात का अक्सर शायद अभी जिक्र नहीं हो रहा, धीरे धीरे समझ में आएगी, जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लेकर के घोषणा है, ये विश्व को चौंका देने वाला एक निर्णय रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अंतरिक्ष को लेकर के कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रेवोल्यूशनरी निर्णय लिया था, क्रांतिकारी निर्णय लिया था, और स्पेस रिफॉर्म्स नहीं लाई और फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ पीपी मॉडल में खोल दिया, इसी प्रकार आज न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है। और साथ ही साथ एक टारगेट रखा गया कि सन 2047 तक भारत 200 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करेगा। अर्थात अब वो समय नहीं रहा कि भारत दूसरों से सीख लिया करता था, अब हम टारगेट रखने जा रहे हैं। और ये जो कुछ एक क्षेत्र हैं, क्लाइमेट कंसर्न्स का क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र, इनमें समझा जाता है कि भारत को शायद ना ज्यादा सोच है ना समझ है। आज उन क्षेत्रों में भारत अगुवाई करने की स्थिति में, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व करना, ये एक बहुत बड़ा निर्णय रहेगा जिसका विश्वव्यापी चर्चा होने वाली है। उसके अतिरिक्त डीप टेक स्टार्टअप्स, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में आप देख लीजिए किसानों के लिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद की जाएगी, डीप टेक स्टार्टअप्स को लेकर के, ग्रीन एनर्जी मिशन की बात हुई है, जियो स्पेशल पॉलिसी जो आपका स्वामित्व का कार्यक्रम है जिस पर आधारित है। तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा बजट है, इसमें मिडिल क्लास के लिए तो राहत है ही है टैक्स के माध्यम से जैसे आपने कहा, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों में इतने दूरगामी निर्णय लिए गए हैं जिनका धीरे धीरे समझ में भी आएगा और चर्चा भी होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जान गंवाने वाले महाकुंभ भगदड़ की उन्होंने बात की कि जान गंवाने वाले के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, यूपी सरकार आंकड़े बताएं। अगर मेरी जानकारी सही है तो ये सरकार का 12वां बजट है। 12वां ही है? क्यों 11वां है? अच्छा ठीक है, जो भी कुछ है। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी मां की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं है? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए, जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए, सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए,
प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को? 12 घंटे, 16 घंटे, एक एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था, लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ। आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपका आंकड़े ही नहीं है। जो कपड़े मिले हैं, जो चप्पलें मिली हैं, जो सामान मिला है, क्या सरकार को उस बात की चिंता नहीं है? ये सरकार कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू का संरक्षण करते हैं। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी, यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहां साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। केंद्रीय बजट 2025 पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार मेरी ताकत है और बिहार के लिए प्रावधान देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन चुनाव का समय भी है तो कहीं सोच समझकर ये चुनावी बजट तो तैयार नहीं किया गया। पेश किया गया है, किस तरीके से देखते हैं? बिहार को कई सारे सौगात मिले हैं, सैलरीड क्लास को काफी राहत मिली है। आप ओवरऑल इस बजट को कैसा देखते हैं? देखिए, आपने पहले बिहार का जिक्र किया तो बिहार तो मेरी कमजोरी है, बिहार मेरी मजबूती है और बिहार मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। तो आपने बिहार के बारे में कहा, या कोई बातें हुई हैं जो लुभावना लगी, जो अच्छी लगी, बढ़िया लगा, वो अच्छा लगा मुझे कि जाहिर एक साथ साथ ये भी महसूस होता है कि चुनाव की घड़ी है, तो कहीं वही सोचकर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जहां कोशी प्रोजेक्ट का हो या मिथिलांचल का सवाल हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सवाल हो या इतने और इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने की बात हो, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या बिहार में उन्होंने पहले कितनी बड़ी बड़ी स्पेशल पैकेज की बात की थी, क्या हुआ उसका? इस बजट में भी उम्मीदें थी, क्या हुआ जो बोली लगाई थी बिहार की? 50,000 करोड़ दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं, 1.5 लाख करोड़ दूं। क्या हो गया उसका? उसके बदले उसकी तुलना में, स्पेशल पैकेज इन बातों की तुलना में ये बजट का ये जो लोक लुभावना बजट बिहार को देख के पेश किया गया है, वो मुझे लॉलीपॉप समान दिखता है उसकी तुलना। बहरहाल जो हुआ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम उसकी सराहना करते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। अब रही बात सैलरीड क्लास को, अच्छा है, जानते सैलरीड क्लास को वोट ये देने का मतलब है कि आप वोटर्स पर नजर रख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चुनावी बजट है। ये तो बहुत पहले से हमारी मांग थी, एक्सपेक्टेशन थी कि सैलरीड क्लास को बढ़ना चाहिए। वहां पे वो 5 लाख और 7 लाख और 10 लाख हम लोग तो कह ही रहे थे, 15 लाख कम से कम होना चाहिए, चलो 12 लाख हुआ,
हम उसकी प्रशंसा करते हैं, सीतारामन जी की भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, पीएमओ की, जिसने ये बजट बनाया है, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन बिहार के मामले में आप कहें तो थोड़ा डिटेल्स देना, बहुत जगह नहीं डिटेल्स दिया है, वहां डिटेल्स नहीं दिया गया है। सैलरीड क्लास के मामले में सैलरीड क्लास तो वाकई सबसे ज्यादा सफरिंग या सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स या सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन अगर देश के ग्रोथ में आता है तो वो सैलरीड क्लास का आता है, वो मिडिल क्लास का आता है, पुअर क्लास के साथ साथ। सबसे ज्यादा चाय भी वही पीते हैं, सबसे ज्यादा तादाद भी उन्हीं के पास है। इन लोगों को मिला के 50% जीएसटी तो वो देते रहे हैं, हमारे 30-40% से ज्यादा पुअर हमें देते रहे हैं। जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो तो हार्डली 3 या 4% देते रहे हैं। तो उनके लिए जो किया गया वो बहुत अच्छा किया गया, हम बहुत इससे सराहना करते हैं कि आपने सैलरीड क्लास को दिया। लेकिन इसको देख के और खासकर अभी जो किया है वो देखकर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ दिया और दूसरी तरफ निकाल देंगे। सो अभी बहुत सी बातों को स्टडी करने की जरूरत है, हम स्टडी कर रहे हैं। बहरहाल हमारी शुभकामना। केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड बीजेपी में भी खुशी की लहर है। झारखंड में बीजेपी नेताओं ने इसे सराहा है और कहा है कि बहुत ही बेहतर बजट देश के लिए लाया गया है। ये जो बजट है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय स्वागत योग्य बजट है और आम जनता को बहुत राहत देने वाला ये बजट है। इस बजट में आपने देखा होगा कि 12 लाख तक का छूट दिया गया है। युवाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं। स्टार्टअप में बहुत सारा वो है, सोलर वो है, एलईडी आपकी टीवी सस्ती हुई है, मोबाइल सस्ता हुआ है और किसानों को क्रेडिट कार्ड का योजना दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये चौतरफा बजट है जो कि चौतरफा लाभ भारत के नागरिकों को देने जा रही है ये हमारी मोदी सरकार। विपक्ष तो ऐसे भी केंद्रीय राजनीति में कहीं पर नहीं ठहर रहा है और 12 लाख तक जो छूट माननीय नरेंद्र मोदी दी है वो विपक्ष नहीं, वो जनता बताएगी कि इसका कितना लाभ जनता को मिलने जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी है पूरा ऐलान। मैं एक अधिवक्ता हूं और विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं वकीलों को क्या है इसमें वो मैं बता रहा हूं कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का जो इसमें लाखों मामले लंबित होते हैं, इसको लार्ज स्केल पर बढ़ाया गया है। इससे बहुत मामले खत्म हो जाएंगे। और जो आप देखेंगे कि एडवोकेट से जुड़े हुए जितने भी चीज़ हैं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस से बहुत से मामले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर एक्ट में, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल होते हैं। उस सभी पर मामले में कमी आएगी, रोक लगेगा। और ये भी जो बताया गया है कि अब इनकम टैक्स में दंड का शब्द को हटाकर न्याय शब्द लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है, परिवर्तन किया गया है। बजट बहुत शानदार है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।